बात तो यही बताइए कि कैसे इंस्पायर हुए आप इस पेस्टिसाइड का बिजनेस शुरू करने के लिए। ईस्टर्न इंडिया में जो फार्मर्स की होल्डिंग है वो काफ़ी छोटी है। ओके। यहाँ मार्जिनल और बिलो मार्जिनल फार्मर्स काफ़ी हैं जो एक्चुअली खेती करते हैं जी। बाकी जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं जिनके पास 200 एकड़ ज़मीन है, 400 एकड़ ज़मीन है जी, वो तो खुद खेती में अपने को इन्वॉल्व करते हैं। इवन दे आर नॉट सुपरवाइजिंग ऑल्सो। यस। तो नतीजा ये था कि और जो पेस्टिसाइड की कंपनियां थी वो सारे बड़े पैक बनाती थी, 250 ml, 500 ml, 1 लीटर पैक का बनाती थी। और ब्लूम का था खत्म हो गया। कॉटन बेस जो केमिकल्स होते थे उस पर उनकी ज़्यादा फोकस हुई। तो 25 साल हम जब पेस्टिसाइड का ट्रेडिंग किए तो मेरे को ये महसूस हुआ कि जो छोटे फार्मर्स हैं वो फार्मर्स अच्छा केमिकल्स जो उनको चाहिए एक रीजनेबल प्राइस पे वो उनको मिल नहीं पाता। नतीजा ये होता है कि या तो बड़े पैक वो खरीद नहीं पाते और ये छोटा केमिकल्स मिलता नहीं है, वो लूज में रिटेलर डीलर से लेते हैं जो उनकी क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं होता। तो ये हम देखें कि ईस्टर्न इंडिया में ये पूरा बिहार का भी वही हाल था, बंगाल का भी वही था, झारखंड का, नेपाल का, आसाम का, जितने भी ये ईस्टर्न इंडिया के जो एरिया थे वहाँ के फार्मर्स काफ़ी मार्जिनल फार्मर्स थे। तो हमने सोचा कि एक यूनिट पेस्टिसाइड के लगाएं। ये पेस्टिसाइड की यूनिट लगाए तो उस वक्त जो मार्केट का रिपोर्ट हम देखें कि बिहार में भी 16 पेस्टिसाइड की कंपनियाँ थी और 16 में 13 कंपनियाँ बंद हो गई थी। तो जब मार्केट में जब फीडबैक लिए कि आखिर उनके बंद होने का कारण क्या था, क्या हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम था या और कोई प्रॉब्लम था, तो ये पता चला कि मोस्ट ऑफ द कंपनियां जो है वो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बेचती थी, सस्ते दाम पे बेचती थी। ओके। फार्मर्स के तरफ से उनका डिमांड आता नहीं था और डीलर चाहता था जो बेचता वो बेचता था। तो कंपनी का अपना गुडविल था नहीं, तो डीलर बोलता था 100 का माल 50 में दो तो 50 में बना के देते थे। तो नतीजा ये हुआ कि उस तरह की कंपनियां जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे आउट ऑफ 16 कंपनी 13 कंपनियां वो बंद हो गई। ओके। पहली पेस्टिसाइड की कंपनी है जिसको दो नेशनल अवार्ड मिले। अभी तक किसी पेस्टिसाइड कंपनी को तो नेशनल अवार्ड नहीं मिले। एक नेशनल अवार्ड ये प्राइम मिनिस्टर दिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एक NPC का नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का अवार्ड मिला था वो। फर्टिलाइजर की बहुत सारी कंपनियों को अवार्ड मिला है, लेकिन पेस्टिसाइड की ये प्लांट ट्रीटमेंट पहली कंपनी थी जिसको ये अवार्ड मिला। और दूसरा SSI यूनिट में सबसे पहली कंपनी जो बेस्ट SSI यूनिट के रूप में ये अवार्ड मिला था। ओके। तो उसके बाद हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी बेस्ट SSI यूनिट ऑफ बिहार का अवार्ड दिए। क्या आप संदेश देना चाहेंगे गोपाल जी किसानों के लिए? और किसानों के लिए तो मेरा संदेश यही होगा कि जो भी दवा परचेज करें, एक तो दवा का खरीद का कैश मेमो जरूर लें और दवा पे बोतल पे या जो पैकेट है उस पर जो लिखा हुआ है उसको जरूर पढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि आमतौर पे ये पाया गया है कि फार्मर्स कुछ भी मांगता है, डीलर जो है नासमझी के कारण हो या जैसे भी हो, कोई भी दवा उसके हाथ में अगर फार्मर्स के हाथ में पकड़ा देता है। कभी कभी फार्मर्स को एक दवा बहुत अच्छा काम करती है तो वो सारी फसल पे वही दवा देना चाहता है। ओके। तो ये है कि दवा छिड़कने के पहले जो है फार्मर्स जो दवा परचेज करने जा रहा है वो उसको बोतल पे लिखा हुआ जो भी इंस्ट्रक्शन उसको ध्यान से पढ़े, प्लस उसका कैश मेमो ले और उस बारे में जिरा भी करे दुकानदार से कि ये दवा हम ले रहे हैं तो इस फसल के लिए किस फसल की उपयोगी है या मेरा जो रोग या कीड़े खेत में लगे हैं उसको किस तरह से उसका उपाय किया जाता है। खास करके खरपतवार नाशक के लिए ये तो मेरा किसान के लिए सुझाव यही है कि उसकी मात्रा जो सही मात्रा है वही उपयोग करें। और सारी गलतियां आज के दिन में फार्मर्स इन पे अगर कुछ भी गलतियां अगर होती है तो वो खरपतवार नाशक पे होती है कि बहुत से फार्मर्स की ऐसी शिकायत आती है कि
फसल भी चल गई। गवर्नमेंट के सब्सिडी प्रोग्राम में कुछ हर्बिसाइड उनको फ्री में या अनुदान पे मिला है। तो अब जैसे इस साल बहुत सारे फार्मर्स की शिकायत आई थी कि एट्राजिन वो जो है पैडी के धान के खेत में छिड़क दी और धान की फसल खराब। शाबाश। तो अब वो एट्राजिन के पैकेट पे जो फसल का विवरण लिखा हुआ वो पढ़ नहीं रहे हैं और नतीजा ये है कि वो फसल जला रहे हैं। I can understand. और ये बहुत सारे केस इस बार आए हैं। तो इसलिए खास करके खरपतवार नाशक पे किसानों को ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि खरपतवार का नाशक का जो प्रति एकड़ जो मात्रा है उसमें वेरिएशन मेरे हिसाब से फार्मर्स को कभी नहीं करना चाहिए। ना अपनी तरफ से उसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए ना घटानी चाहिए। तो कम मात्रा देने से खरपतवार काम नहीं करेगा, ज़्यादा मात्रा देने से फसल को भी नुकसान हो सकता है। तो ये दो मेरे ख्याल से फार्मर्स के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। और कुछ स्पेशल चीज़ आप बताना चाहेंगे? आज आने वाला समय जो है वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट समय आ गया है। अभी फार्मर्स खास करके इंडियन फार्मर्स जितने हैं और ईस्टर्न इंडिया जो थोड़े पिछले हुए राज्य हैं वहाँ पे फार्मर्स सोलबल फर्टिलाइज़र या ऐसे फर्टिलाइज़र जो स्प्रे के रूप में उपलब्ध है उसका इस्तेमाल ना करके सॉइल एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सल्फेट में जैसे अमोनियम सल्फेट दे रहे हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट दे रहे हैं या डीएपी दे रहे हैं, वो फर्टिलाइज़र सॉइल में देने से, क्योंकि हम सॉइल में फर्टिलाइज़र जो दे रहे हैं वो प्लांट के लिए दे रहे हैं और जिस रूप में सॉइल में हम दे रहे हैं उस रूप में प्लांट जो है उसको ग्रहण करता नहीं है। और प्लांट जो सॉइल का कुछ अपना जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से उस फर्टिलाइज़र को प्लांट जिस रूप में ग्रहण करे उस रूप में उसको कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस में जो है जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है काफ़ी लॉस भी होता है, लीचिंग भी होता है। और अब जो कंसेप्ट फार्मर्स के बीच में या जो साइंटिस्ट जो कंसेप्ट दे रहे हैं या जो डेवलप कंट्रीज में आ रहा है कि प्लांट के रिक्वायरमेंट के अनुसार से उस पर स्प्रेइंग हो, सोलबल फर्टिलाइजर का स्प्रेइंग हो। तो प्लांट को जितनी ज़रूरत है, जिस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है कि हमें को नाइट्रोजन इतना चाहिए या फॉस्फोरस इतना चाहिए या इस स्टेज में मेरे कॉपर की डिफिशिएंसी है, जिंक की डिफिशिएंसी है या आयरन की डिफिशिएंसी है, तो वो तुरंत वो मीट किया जा सकता है बनस्पत की हम सॉइल में दें। सॉइल में दिया हुआ फर्टिलाइजर का कॉस्ट भी ज़्यादा आता है और सॉइल का स्ट्रक्चर भी खराब होता है। बहुत ही बीमार सॉइल हो रही है क्योंकि सल्फेट फॉर्म में लगातार हम सल्फेट फॉर्म में क्या दे रहे हैं, एक तरह से नमक ही दे रहे हैं सॉइल को। तो सॉइल का ऊपरी सरफेस जो है 6 इंच तक सॉइल आज उजली होते जा रही है मोस्ट ऑफ द फार्मर्स, अल्कलाइनिटी बढ़ती जा रही है और उसका नतीजा ये है कि उसका असर सॉइल पे फसल उपज पे भी पड़ रहा है, प्लस जो न्यूट्रिएंट्स हम डाल रहे हैं उसका कन्वर्सन भी प्रॉपर नहीं हो रहा है और सॉइल काफ़ी हार्ड हो रही है। करेक्ट। पानी का रिटेंशन उसका काफ़ी कम होते जा रहा है। तो इस सिलसिले में हमने एक ब्रिटेन की कंपनी से टाई अप किया है, ओमेक्स एग्री फ्रूट से। ओके। और उनका एक 3 प्रोडक्ट इस बार हम लोग ने लॉन्च किया है पावर के नाम से, पावर बायो 20, पावर मैक्स गोल्ड और पावर बायोजिंक के नाम से। और ये प्रोडक्ट नए टेक्नोलॉजी पर इमल्सन टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। लेटेस्ट वर्ल्ड में सबसे जो टेक्नोलॉजी है सोलबल फर्टिलाइजर के बाद की टेक्नोलॉजी वो इमल्सन टेक्नोलॉजी। इसमें न्यूट्रिएंट्स जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते। एक बोतल में अगर जिंक भी है और नाइट्रोजन भी है तो आपस में वो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और बहुत सारे लगातार इधर 15 दिन से प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम लोग ट्रायल काफ़ी डिमोस्ट्रेशन करवा रहे हैं। बहुत काफ़ी डिमोस्ट्रेशन कराए, मेरे ख्याल से अभी 100-150 डिमोस्ट्रेशन पूरे बिहार और झारखंड में हो चुका है। उम्मीद है कि आने वाले समय में एक नया कंसेप्ट है फार्मर्स के लिए बहुत उपयोगी होगा और नेचुरल ही फार्मर्स इसका लाभ उठाएंगे। थैंक यू गोपाल जी, थैंक यू।